नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कमोडिटी मार्केट की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। बात गोल्ड और सिल्वर की करें तो आज बेहद ही एक रेंज में ही गोल्ड और सिल्वर कारोबार कर रहा है। यूएस में मार्च के जॉब रिपोर्ट जिस तरह से आए थे उसके बाद से यहां पर दबाव बना है और लग रहा है कि यूएस फेड अब तेजी से ब्याज दरें बढ़ाएगा। चांदी की बात करें तो ब्याज दरें बढ़ने के अनुमान से यहां पर भी दबाव दिख रहा है। क्रूड की बात करें तो रूस पर और सख्त पाबंदी लगाने की तैयारी यूएस और यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं, उसका दबाव यहां पर क्रूड पर दिख रहा है। साथ ही कजाकिस्तान से उत्पादन में भारी कमी देखने को मिली है, उससे भी यहां पर सपोर्ट मिला है। कल शाम के सत्र में 4% तक की तेजी और आज भी तेजी के साथ कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस यूएस से रिकॉर्ड एलएनजी एक्सपोर्ट हो रहा है और बाकी उससे यहां पर कीमतों को ग्लोबल प्राइसेस जिस तरह से तेजी से बढ़ गए हैं नेचुरल गैस से, और यहां पर डोमेस्टिक मार्केट में भी आज तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। कॉपर की बात करें तो चीन में लॉकडाउन के बाद अब फिर से उम्मीद बढ़ गई है कि यहां पर राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, उस खबर से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जिंक आज भी तेजी है, लगातार तेजी बनी हुई है, 1.5% के आसपास की तेजी है, 353 के आसपास एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। एग्री मार्केट में मेंथा ऑयल, जहां पर किसानों ने दूसरे फसलों का रुख कर दिया है, प्लांटेशन कम हो रहे हैं क्योंकि पानी की दिक्कतें हैं। कॉटन कम उत्पादन और मजबूत मांग से कीमतों को सपोर्ट है और हल्दी जबरदस्त तेजी आज दिख रही है, करीब करीब 9,500 रुपए के आसपास भाव है। जीरा मजबूत घरेलू मांग से सपोर्ट ले रहा है। वहीं धनिया सबसे ज्यादा तेजी पूरे स्पाइसेस काउंटर में धनिया में देखने को मिल रही, 5% तक की तेजी यहां पर है। कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट 15 से 20% पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। चलिए अब वापस लौटते हैं और बात कर लेते हैं एक अहम खबर की। खाने के तेल को लेकर एक खबर यह है कि खाने के तेल की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने कार्रवाई सख्त कर दी है। कई राज्यों में जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और ये छापेमारी जो 1 अप्रैल से शुरू हुई है ये 30 अप्रैल तक जारी होगी। ऐसा फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि लगातार जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। स्टॉक और पोर्टल पर जो भी जानकारी आपके पास जो भी कारोबारी है उन्होंने जितना स्टॉक अपने गोदामों में रखा है और पोर्टल पे जो जानकारी दी है उसे मिलाया जाएगा। अगर उसमें कुछ भी दिक्कतें या कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कार्रवाइयों क्योंकि खाने के तेल के दाम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और रूस यूक्रेन के बाद से लगातार ये तेजी बढ़ती जा रही है। तो एक अहम खबर है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी हैं, प्रेसिडेंट है सीके। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले सर मेरा आपसे यही सवाल होगा, जिस तरह से एक्शन के मोड में है सरकार, क्या लग रहा है? आपका लंबा अनुभव है, आपने कई ऐसे दौर देखे भी होंगे, लग रहा है कि इस कार्रवाई से दाम काबू में रहेंगे? नहीं, मैं गवर्नमेंट की जो तकलीफें हैं या उनकी सोच है उससे सहानुभूति रखता हूं, क्योंकि डेफिनेटली बाजार तेलों के बहुत ज्यादा बड़े हैं। पर एक चीज अपने समझने वाली चीज ये है कि हिंदुस्तान में जो भी बाजारों में तेजी आई है वो इम्पोर्टेड तेजी है, डोमेस्टिक से उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में अपनी डिपेंडेंस इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर 60 से 65% है। तो ये सारा इन्फ्लेशन जो एडिबल ऑयल में है वो इम्पोर्टेड है। और ये जो अपने 20-25 सालों से जो अपने ऑयल सीड कल्टीवेशन की तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी है, उसका ये खामियाजा देश को भुगतना ही पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जैसे मस्टर्ड की अपनी मार्केटिंग हो रही है और मस्टर्ड के दाम अच्छे हैं, किसानों को अच्छे मिल रहे हैं, इस पीरियड में ये स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर और ये सब चीजें लागू करना शायद उतना मुनासिब ना भी हो। और मैं नहीं मानता हूं कि आज की तारीख में कोई भी डीलर इतने ऊंचे भाव में होल्ड करना चाहेगा। अगर किसी को होल्ड करना भी होता है तो वो जब बाजार नीचे होते हैं तब होल्ड करेगा, तेजी की आमना के पीछे या कामना के पीछे। और आज जब बाजार इतना ऊंचा है तो इस पे कोई बेअकल वाला ही होल्डिंग करेगा। तो मैं नहीं समझता इसका कोई बहुत दूरगामी परिणाम होगा। पर एक ही चीज इसमें तकलीफ ये रहती है कि ये जो पावर नीचे के लेवल पे फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह पे वो इन सब अथॉरिटीज पे ज्यादा आ जाती है,
हम्म। तो ये थोड़ा सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने की इसमें क्षमता रहती है। तो ओके। वो मैं समझता हूँ काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है बाजारों को कंट्रोल करने के लिए। ओके, लेकिन सर सरकार की तरफ से जिस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या बिजनेस सेंटीमेंट पर असर नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारे चैलेंजेज है अभी मौजूदा माहौल में। आपको क्या लगता है सर? जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है जब ये फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह जरूरत से ज्यादा रेड वगैरह या ये सब करने लगते हैं, तो जो रिटेल ट्रेड है ना, वो फिर उस कमोडिटी को रखना कम कर देता है जो जिसमें इन लोगों की जरूरत से ज्यादा नजर हो। तो मैं नहीं समझता इसका कोई फायदा होता है। तो जब उसको रखना वो कम कर देगा तो ऑटोमेटिकली उसके बाजार तेजी होते हैं। तो हम लोग तो खैर बहुत सालों से मैं इस जो ये है क्या नाम स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर, जो कि अपने को 1960 का दशक और 70 के दशक की याद दिलाता है, जब सोशलिस्ट एरा हुआ करती थी। तो मैं समझता हूँ ये इट हैज मतलब इसका पीरियड खत्म हो चुका है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। जो भी कमी है, जो भी तकलीफ है, वो आज की तारीख में केवल प्राइसेस के बारे में है। माल की मिलगत की कोई कमी नहीं है और प्राइसेस के ऊपर हिंदुस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है। और गवर्नमेंट ने डेफिनेटली बहुत अहम कदम उठाए हैं कि ड्यूटी भी घटा दी और बहुत सारे एक्शंस भी लिए। बट अल्टीमेटली जो जियो पॉलिटिकल सीन है उसका कुछ ना कुछ तो अपने को भुगतना पड़ेगा। और 20-25 साल से जो अपने को ऑयल सीड कल्टीवेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और उसकी तरफ तो उसका भी खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आप घरेलू उत्पादन तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ऊपर से इस तरह की कार्रवाई के जरिए कितना रोक पाएंगे? भाव को तो उस लेवल तक आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरह से बाहर पर है। संदीप बजोरिया साहब भी है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर आपके डेटा भी मिले, जिस तरह के इंपोर्ट के आंकड़े आपने भेजा था हमें, क्या लग रहा है जो पुराना पहले का 1 महीने पहले की जो स्थिति थी, जो रूस और यूक्रेन वार के पहले की जो स्थिति, उस समय जो इंपोर्ट हो रहा था और अभी का इंपोर्ट है, कितनी कमी देखने को मिली है? देखिए जनाब, हमारे भाई साहब अतुल जी को नमस्कार और सब व्यूअर्स को भी नमस्कार। कमी में देखिए, अभी मार्च में तो हमारा अच्छा तेल आ गया है, 2 लाख टन आ गया है। अप्रैल में हमें लग रहा है 1,25,000 आ पाएगा और मई में 1 लाख आ पाएगा। और वैसे सनफ्लावर हमारा जो मंथली इंपोर्ट हो रहा था 2 लाख टन हो रहा था, पर उसमें कोर डिमांड 1 लाख टन की, बाकी 1 लाख टन की डिमांड जो है ना वो स्विचेबल है। तो वो कुछ डिमांड स्विच हो गई है पाम और सोया में, कुछ डिमांड स्विच हो गई है लोकल ऑयल में, राइस ब्रान, ग्राउंड, सरसों में। तो उस तरीके से हो गई है। बिकॉज सनफ्लावर की कीमतें दूसरे तेलों से 20 रुपए 30 रुपए किलो ऊंची होने से वो स्विचेबल डिमांड हो गई है। तो ब्रांड्स को नुकसान हो रहा है, जिनके बहुत फेमस बड़े बड़े ब्रांड है, जिन्होंने मेहनत करके इतने बड़े ब्रांड डेवलप किए सनफ्लावर में, उन लोगों को सप्लाई टाइटनेस महसूस हो रही है और श्रिंक हो गया है ब्रांड का सेल। तो वो प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन एट द सेम टाइम 1 लाख टन के जो कोर डिमांड है वो हम रशिया और अर्जेंटीना से कोशिश करके मीट कर सकते हैं। वो पोजीशन चल रही है। तो अभी तक के जो आंकड़े बजोरिया साहब आ रहे हैं, 24 फरवरी से पहले जिस तरह के इंपोर्ट के नंबर आपने देखा होगा, आपके पास याद भी होगा, मेरे पास उस तरह के कॉन्क्रीट डेटा भी नहीं है, तो क्या उस समय के नंबर्स और अब जो डेटा है, जिस तरह के ऑर्डर्स, इंपोर्ट ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं या आ रहे हैं शिपमेंट, उसमें कितना फर्क हुआ है, कितनी कमी आई होगी ओवरऑल सर? नहीं, अभी मार्च अराइवल में तो इतनी कमी नहीं आई है, लेकिन अप्रैल अराइवल से तो हम बोल सकते हैं 40% कम हो जाएगा, मई से 50% कम हो जाएगा। ओवरऑल क्या सिर्फ सनफ्लावर? हाँ जी, सनफ्लावर या ओवरऑल खाने का तेल सर? 40% सनफ्लावर, ओनली सनफ्लावर। ओवरऑल खाने के तेल में कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल खाने का तेल में आप पाम और सोयाबीन जितना भी चाहो वर्ल्ड में ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवेलेबिलिटी का उसमें कोई इशू नहीं है। और बल्कि रादर इतने ऊंचे भाव होने से अभी गर्मी का मौसम भी अभी आ रहा है, ये साल सीवियर गर्मी है, तो एडिबल ऑयल का कंजम्पशन भी थोड़ा घट जाता है। तो वो भी बात है। तो डिमांड तो सप्लाई एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। अब सिर्फ कीमत का सवाल है। कीमत तो हर कमोडिटी की आज ऊंची है। कौन सी चीज सस्ती है मुझे बताइए? गेहूं है, चावल है, आपका पेट्रोलियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, शेयर्स हैं। 1 रुपए का शेयर 500 रुपए में बिक रहा है। तो इसीलिए अभी आप सिर्फ कमोडिटी की कीमतों को लेके बोलते रहेंगे कि ये महंगा महंगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। वो तो पूरा ओवरऑल वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन है और हर कंट्री उससे चिंतित है। अमेरिका चिंतित है, यूरोप चिंतित है, इंडोनेशिया चिंतित है। तो वो तो बड़े G7 G20 का इशू है कि इन लोगों को
फूड जो है फ्यूल में बर्न कर रहे हैं, वो लोग बायोडीजल में डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, तो वो उसको रिट्रैक्ट करना जरूरी है। वर्ल्ड में 45-47 मिलियन टन वेज ऑयल जो है बायोडीजल में जा रहा है। ऐसे समय में जब जहाँ कीमतें फूड की इतनी है, त्राही मची है, तो इसको रिव्यू करके बायोडीजल को मैंडेट को रिड्यूस करने की जरूरत है। दूसरी बात, इतनी बड़ी फ्री मनी पॉलिसी लगा रखी है अमेरिका ने, और फ्री मनी पॉलिसी से सब एसेट क्लास का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और वो इन्फ्लेशन बढ़ने से कीमतें हर चीज की टेढ़ी हो गई है। कमोडिटी फंड और इक्विटी फंड सब जगह पे रूल कर रहे हैं, तो ये बड़े लेवल के डिसीजन से इनको रिवर्स करनी पड़ेंगी ये पॉलिसियां, तब जाके ये माइक्रो लेवल पे इफेक्ट करेगा। ये मैक्रो लेवल की सब इशू है, जियो पॉलिटिकल इशू है, और G7 G20 वर्ल्ड लीडर्स को डिसीजन लेने वाली बात है। चतुर्वेदी साहब, जैसा बजोरिया जी कह रहे हैं, सिर्फ जो इंपोर्ट की जो दिक्कत है वो सनफ्लावर की है, तो बाकी तेलों को लेकर तो इंपोर्ट अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या दाम जो एक महीने पहले के थे, क्या उस करंट लेवल के आसपास तो कम से कम बने रहेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जो पहले बाजार थे उससे तो अभी बाजार थोड़े ऑलरेडी दब चुके हैं, और जहां तक इंपोर्ट का सवाल है, मैं नहीं समझता कि कोई इंपोर्ट में कोई दिक्कत है, पर ये जरूर है कि बाजार ऊंचे हों। अगर आप ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, जरूरत से ज्यादा जो आपकी खपत है, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के बाजार और तेज हो जाएंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि सप्लाई चेन में कोई अपने यहाँ दिक्कत है, और अपने को कोई भी पैनिक रिएक्शंस नहीं करने चाहिए। जहां तक बाजारों का, मार्केट का सवाल है, अपने बहुत साल अर्बन कंज्यूमर को हम लोगों ने पैम्पर किया है लोअर प्राइजेस से। अब आज की तारीख में मैं समझता हूँ कंज्यूमर को प्राइस तो है जो वो देना ही पड़ेगा, और जैसा संदीप जी ने भी बोला, कौन सी ऐसी कमोडिटी है, कौन सी ऐसी चीज है आज की तारीख में तो सस्ती है। जब कोई चीज सस्ती नहीं है तो आप सिंगल आउट एडिबल ऑयल को कैसे कर सकते हैं? ये थोड़ा एक सोचने वाली चीज है। मैं नहीं समझता कि कोई भी हार्श एक्शंस सप्लाई चेन को सुधारेंगे। सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइसेस में जरूर डेफिनेटली प्रॉब्लम है, और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, इस लेवल पे कोई भी होल्ड नहीं करना चाहेगा। और एज इट इज भी मस्टर्ड की क्रॉप बहुत बढ़िया है, और गर्मी का माहौल है, वो इस पीरियड में वैसे भी कंजम्पशन में ड्रॉप आता है, और इंपोर्ट्स में कोई नंबर्स में अभी तक का ड्रॉप नहीं आया है। इंपोर्ट काफी रोबस्ट चल रहा है। इवन सनफ्लावर का सरप्राइजिंगली मार्च महीने में सनफ्लावर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम आएगा, तो वो भी करीबन 2.25 लाख टन के आसपास आया है। तो मैं समझता हूँ सिचुएशन इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितनी हम लोग सोच रहे हैं। सर, अब आखिरी सवाल चतुर्वेदी जी, आपको क्या लग रहा है, प्राइसेस क्या कम होंगे? दोराब सर से बात हो रही थी, उनका कहना था कि मई के बाद से प्राइसेस तेजी से नीचे आएंगे। आपको भी लगता है ऐसा? प्राइजेस, देखिए, एक चीज तो मान के चलिए कि हायर प्राइजेस पे डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन तो होता ही होता है, और हिंदुस्तान में भी डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ ही है। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि एक मरतबा ये रशिया और यूक्रेन की भी थोड़ी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सप्लाई चेन सुधरेगी वर्ल्ड की, तो उसका नेट इफेक्ट तो बाजारों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और जहाँ तक हम लोगों की खबर है कि मलेशिया और इंडोनेशिया में दोनों जगह पाम का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट रिलेटिवली कम हो रहा है, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में भी कंजम्पशन में ड्रॉप आया है, वैसे ही वर्ल्ड में भी कंजम्पशन में डेफिनेटली ड्रॉप आया है। तो ये सब चीजें जो दोराब भाई बोलते हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आने वाले दिनों में बाजार को धीरे धीरे ऊपर का घर छोड़ना ही पड़ेगा। सर, आपसे भी छोटा सा सवाल होगा, आपको क्या लग रहा है मई जून तक भाव यहाँ से कितने परसेंटेज टर्म में एक बॉल पार्क फिगर दे पाए, कितना परसेंट यहाँ से कम हो सकता है भाव? मई जून में भाव यहाँ से आज जो भाव चल रहे हैं उससे आप समझ के चलिए जून तक 10% कम हो जाएंगे। ओके, जून तक 10% कम हो जाते, यानी ये दोनों ही एक्सपर्ट्स, इनका मानना है कि इंपोर्ट की दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक लेवल पर जो सरसों की जो सप्लाई है वो काफ़ी उत्पादन काफ़ी बेहतर है, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में सप्लाई यहाँ पे दुरुस्त हो जाएगी और मई जून से दाम नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। और पैनिक में कोई भी डिसीजन सरकार को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो हालात है, ग्लोबल हालात है, उस वजह से भाव ऊपर है, उसका इफेक्ट पूरे ही ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पर हो रहा है। तो जो डिसीजंस हो
आगे के लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि खाने के तेल का उत्पादन घरेलू बाजार में बढ़ाया जाए। शुक्रिया बजोरिया साहब आपका और चतुर्वेदी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम पहलुओं पर चर्चा की। चलिए वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। हमारे साथ तपन पटेल साहब है HDFC सिक्योरिटीज से और सुनील खटके जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से अब क्रूड मार्केट की बात कर लेते हैं। कमोडिटी की तेजी की बात हो रही है। क्रूड में जो जिस तरह की तेजी वापस से फिर से शुरू हो गई है, कल हमने देखा 4% से ज़्यादा की तेजी थी, आज भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। सुनील जी क्या लग रहा है, कितनी तेजी आपको और दिख रही है यहाँ से? जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है जो रशिया और यूक्रेन का जो सिचुएशन बन के आ रहा है, 1-1.5 महीना हो गया है और कोई सुलह बनते हुए नजर नहीं आ रही है। और ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से यही है कि जो रशिया का अटैक है वो थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो सैंक्शंस लग रहे हैं, तो रशिया को डिफिकल्टी आ रही है ट्रेड में, इवन ट्रांसपोर्टेशन में। तो उसका जो दबाव है क्रूड के जो सप्लाई है ग्लोबल लेवल पे, उस पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भाव में बाउंस बैक आ रहा है। कहीं ना कहीं बीच में ये भी बातचीत चल रही थी कि शायद सुलह हो जाएगी, बट वो सिचुएशन अभी हाथ से निकलते हुए नजर आ रहा है। तो उसी का असर हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यूएस ने बताया है कि जो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा, उसका काउंटर हम 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से रिजर्व से हम रिलीज करते जाएंगे, ताकि मार्केट में सप्लाई की दिक्कत ना हो। बट वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। ग्लोबल लेवल पे 100 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कंजम्पशन है, तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक रिजर्व से रिलीज से कुछ बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बट हाँ, जो चाइना की तरफ अगर हम नजर डालते हैं, जो बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, वहां पे वायरस के कंसर्न्स की वजह से जो लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, उससे थोड़ी डिमांड में कमी आ सकती है, ये अंदेशा है। बट ओवरऑल, ऑल इन ऑल, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने भी बताया कि अप्रैल के एंड के बाद मार्केट में क्रूड का जो सप्लाई है वो टाइट होने वाला है, तो उसका सपोर्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि प्राइसेस $110 और $120 के बीच में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। करंटली $109 के रेंज में चल रहा है ब्रेंट। तो मुझे लगता है कि $5 से $7 तक का इजाफा और देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि तकरीबन 8,200 तक का लेवल छू सकता है। ओके, तो ये व्यू है। अब टेक्निकली अब आप बताइए तपन, अगर किसी को ट्रेड करना है इस मौजूदा स्तरों पर, क्या सलाह देंगे? क्या करंट लेवल पर ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए? 7933 का भाव है, करंट लेवल पर ट्रेड करें? जी बिल्कुल, जो ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। और जैसा उन्होंने बताया कि फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है फिलहाल, और मुझे लग रहा है कि 7850 के लेवल से क्रूड में बाय करना चाहिए। ऊपर में टारगेट 8050 और उसके ऊपर 8270 आ सकता है। स्टॉप लॉस जो है मुझे लग रहा है कि 7790 7780 के बीच में रख के ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वापस से क्रूड ऑयल जो है मुझे 8050 से 8250 के ऊपर निकलता है, तो वापस से 8450 की रेंज जो है वो अटेंड कर सकता है। तो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। जैसा बात हुआ कि ऑयल सप्लाई जो है काफी टाइट हो रही है। ओपेक प्लस भी जो है अपने अग्रीमेंट में जो है अभी उनको भी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि कजाकिस्तान और बाकी सब नेशंस जो है वो अग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहे। लगभग 1.1 मिलियन बैरल की यहाँ पे जो है वो मिसमैच है, जो अग्रीड आउटपुट है उसका। और जो रशिया का जो कंट्रीब्यूशन था लगभग 7 मिलियन बैरल पर डे, वो यूएस या आईए दोनों मिलकर भी रिजर्व अगर रिलीज करते हैं वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो आगे जाके मुझे लगता है सप्लाई और टाइट होने वाला है और डिमांड बढ़ सकती है। तो इसका जो फायदा है वो क्रूड प्राइस को मिल सकता है। ओके, तो ये व्यू है। 8050 से आप खरीद कर ही जाए, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं तपन। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर सुस्ती दिख रही है। 51,575 पर गोल्ड का जून वायदा है, करीब करीब 40 रुपए ऊपर है। सुनील जी, गोल्ड पर क्या व्यू है आज के लिए? जी विश्व मोहन जी, आज हालांकि चाइनीज मार्केट्स बंद हैं, बट फिर भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी सेकंड सेशन में। अभी मार्केट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, डॉलर टर्म में $1930 के रेंज में, डोमेस्टिक मार्केट में 51,550 के रेंज में है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, उस वजह से थोड़ा पॉजिटिव बयास देखने को मिल सकता है आज की तारीख में। और जैसे मैंने बताया, थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस हैं वो आने वाले समय में बढ़ सकते हैं रशिया और यूक्रेन को लेके, और वेस्टर्न सैंक्शंस की तरफ से भी जो है ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। रीसेंट प्राइसेस से गोल्ड देखें तो 55,500 तक का हाई छूके अभी 51,500 के रेंज में है, तो 4,000 रुपए ऑलरेडी सस्ते में है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्मॉलर टारगेट के लिए बाय ऑन डिप का एक रणनीति ठीक रहेगा। जो डे ट्रेडर्स हैं, मैं रेकमेंड करूंगा 51,500 के रेंज में आज मिलता है तो लेना चाहिए। 51,300 का सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं, और 51,800 51,900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है गोल्ड में।
चलिए अब चांदी की बात करें, यहाँ पर भी सुस्ती ही दिख रही है। 66,300 के आसपास का भाव है अभी है। हालांकि अब धीरे धीरे तेजी बढ़ गई है, 300 के रुपए के आसपास की तेजी दिख रही है, 66,600 के आसपास पहुंच गया है। तपन, चांदी पर आपका व्यू क्या? करंट लेवल पे कोई ट्रेड बन रहा है या नीचे की तरफ खरीदारी की सलाह देंगे? जी बिल्कुल, पिछले आधे घंटे में हमको अच्छी रिकवरी देखने को मिली है चांदी में, और मुझे लग रहा है कि लेवल जो है मैं थोड़ा यहाँ पे भी रिवाइज करना चाहूंगा। 66,400 के लेवल से चांदी में बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में 66,900 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 66,200 के बिलो का रख के सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आज के दिन के लिए पॉजिटिव ट्रेड रह सकता है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। गोल्ड में थोड़ा सुस्ती रह सकता है, लेकिन चांदी में 20 मिनट का सपोर्ट मिलेगा, तो उसका फायदा यहाँ पे ट्रेडर्स को लेना चाहिए। यानी इन्होंने लेवल रिवाइज किए, उनको लगता है कि अब 66,400 के आसपास अब खरीदे। और टारगेट आपने क्या दिया था, 66,800 का या कितना दिया सर? 66,900 का। 66,900 का है, यानी 66,900 का नया टारगेट और 66,200 रुपये का स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। यहाँ भी ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है और चौतरफा तेज़ी है, और इस तेज़ी को लीड कर रहा है जिंक, जहां पर 2% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। 357 रुपये M6 पर आ गया है। मेटल पर आपका आउटलुक क्या है सुनील जी, और कोई टॉप पिक चुनना चाहेंगे यहाँ से? जी विश्व मोहन जी, ओवरऑल थोड़ा बेस मेटल पैक थोड़ा सपोर्टिव रहेगा। एक इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं जिसके चलते भाव ऊपर जाएंगे, और जो एनर्जी प्राइसेस में जो इजाफा है यूरोप में, उसके चलते बहुत सारे स्मेल्टर्स जो है बंद होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आने वाले समय में डिमांड के मुताबिक सप्लाई कम रहने की आशंका है। और चाइना की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि उन्होंने एक तो स्टिमुलस मेजर्स के बारे में पॉजिटिवली बात किया है, जिसके चलते थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला। और दूसरी चीज, जो कोविड के केसेस बढ़ रहे थे उसको कंटेन करने के लिए जो लॉकडाउन इंप्लीमेंट किए हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, ऐसा एंटिसिपेशन करके थोड़ा बहुत बेस मेटल्स में हमको रैली देखने को मिल रहा है। अगर टॉप पिक की बात करें तो मैं 2 कमोडिटीज चूज करूंगा। पहला कमोडिटी कॉपर रहेगा। कॉपर मुझे लगता है कि डे ट्रेडर्स को करंट लेवल के आसपास भी बाय करने में ठीक ठाक लेवल लग रहा है। 822 का एक सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं, और 830 का एक टारगेट रखें। और जिंक मुझे लगता है कि और 3 से 4 रुपए का ड्यूरिंग द डे मूवमेंट दिखा सकता है, तो उसमें भी बाई करके चल सकते हैं। मुझे लगता है ये 363 तक का लेवल जो है जिंक में देखने को मिल सकता है, तो 363 के टारगेट से मुझे लगता है जिंक में भी बाई करके चलना चाहिए। 830 का टारगेट कॉपर में और 363 जिंक का। जिंक के 363 के कॉल में सर स्टॉप लॉस क्या रखना है कट के साथ? जी मुझे लगता है कि 352 का एक लेवल है, चला जा सकता है। इसलिए मार्केट वॉलेटाइल है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी है। 352 का आप स्टॉप लॉस भी जिंक में जरूर लगा दीजिएगा। कॉपर और जिंक इनकी तरफ से। तपन, आपकी तरफ से टॉप पिक मेटल में? जी मेटल में मुझे आज के दिन के लिए कॉपर एक अच्छा लग रहा है। नो डाउट इसमें भी रिसेंटली एक रिकवरी, शार्प रिकवरी आई है। 822 का रेंज था, अभी 826 आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी 825 के लेवल से बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 830 832 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है 822 के बिलो का रख के कॉपर में बाय कर सकते हैं। बाकी कमोडिटीज की अगर बात करें तो मुझे जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में भी अच्छी तेजी लग रही है। और जैसे सुनील जी बताया कि यूरोपियन कॉस्ट जो है वो, एनर्जी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, तो उसका इफेक्ट जो है वो जिंक और एल्यूमिनियम में आ सकता है। कॉपर में इन्वेंट्री ऑलरेडी टाइट है, तो आगे जाके भी सप्लाई टाइट हो सकता है, उसका फायदा कॉपर प्राइस को शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा। ओके, यानी कॉपर दोनों ही जानकारों की तरफ से, और टारगेट भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं, सिमिलर लाइन पे दोनों हैं कि कॉपर खरीदे 830 के लिए, और जिंक उन सुनील जी की तरफ से भी कॉल थी। चलिए बात कर लेते हैं मसालों की, जहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है। और स्पाइसेस में सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहा है कोरिएंडर, 5% के आसपास की तेजी है, 12,500 रुपए के आसपास चला गया है। स्पाइसेस को लेकर क्या आउटलुक है सुनील जी आपका? स्पाइस तेजी है, जैसे आपने बताया, धनिये में तो ऑलरेडी 600-700 रुपए की तेजी है। टर्मरिक भी तकरीबन 250 रुपए की तेजी पे चल रहा है, और जीरा भी तकरीबन 200 रुपए की तेजी पे है। एक सिचुएशन एक ऐसा है कि पॉजिटिव इंपोर्ट फिगर्स आ रहे हैं। क्रॉप डैमेज का न्यूज है टर्मरिक में। जो टर्मरिक का सप्लाई है मार्केट में वो खराब क्वालिटी का है। महाराष्ट्र के सोइंग नंबर्स भी खराब है, तो वो न्यूज जो है टर्मरिक को सपोर्ट कर रहा है। जीरा के फ्रंट पे भी 40% लेसर सोइंग है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के हिसाब से, तो वहां पे जीरा को वो फंडामेंटल जो है सपोर्ट कर रहा है। और दोनों के एक्सपोर्ट आंकड़े अच्छे हैं, तो उसके हिसाब से भाव को सपोर्ट मिल रहा है। और धनिया एक्सपोर्ट फिगर्स अच्छे आए हैं इस बार, और मार्केट में सप्लाई की कमी है, तो मुझे लगता है कि और 400 से 500 रुपए की तेजी धनिया में देखने को मिल सकती है। तो टर्मरिक मुझे लगता है कि 9,800 तक का लेवल छू सकता है। जीरा तकरीबन 23,000 का लेवल छू सकता है, और धनिया मुझे लगता है 13,000 तक का एक बार लेवल जो है छू सकता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति मुझे लगता है कि ओवरऑल स्पाइस पैक में आज के ट्रेडिंग सेशन में देख के चलना चाहिए।
आज के लिए जब भी डिप पर गिरावट पर आपको मौका मिले एंट्री करें और जो टारगेट दे रहे हैं उसका ध्यान रखें। तीनों ही काउंटर में तेजी की ही उम्मीद लग रही है। शुक्रिया सुनील जी आपका, तपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए और पूरा आउटलुक भी समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।